नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको वापस वेलकम करता हूँ। अपने प्रोग्राम को वापस शुरू करते हैं, सीधा कॉल्स की तरफ चलते हैं। जी, पहली कॉल लेते हैं। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, बुखारी साहब, इमरान बोल रहा हूँ डॉनकास्टर से। जी इमरान साहब। सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने असाइलम किया था फैमिली के साथ। हम्म। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया और उसका जवाब नहीं आया। हम्म। 2 बच्चे हैं और बीवी है। तो हम्म। उसमें मैंने ये पूछना था कि 1 साल के बाद तो ये काम करना अलाउ कर देते हैं। तो मैंने ये पूछना था कि मुझे ये काम के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि सुना है केस दब जाता है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो निकल आएगा। मैं रिस्क भी लेना नहीं चाहता। अच्छा। ठीक है? जी। ये क्लियर कर दीजिएगा। और अगर अगर ये मतलब हो जाता है, वो वर्क परमिट मुझे दे देते हैं, तो ये क्या नेट सपोर्ट जो मिल रही है वो बंद हो जाएगी? हम्म। अच्छा, और ये एक सवाल है। मतलब सवाल ये है कि ये हमें बताएं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं रिस्क रिस्क सर मैं 1% भी नहीं समझ लेना गया। चाहता। आप और पूछें, और क्या पूछना आपने? और दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है, छोटा सा जी। छोटा सा क्वेश्चन। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो ये है कि अगर डिस्क्रिशनरी लीव मिलती है या रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है, उसमें यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर मैं पढ़ता हूँ या मेरा बेटा पढ़ता है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट तस्वर होगा या होम स्टूडेंट में आ जाएगा? ये मुझे ओके, जरा दो। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। स्टूडेंट, रेफ्यूजी। ओके। पहला सवाल आपका कि अगर आपको 1 साल हो गया असाइलम किए हुए, अभी तक आपको जवाब नहीं आया, तो आपको काम करने की इजाज़त मिल जानी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? उसमें ये चीज़ याद रखिए, यूरोपियन जो जूरिस्प्रूडेंस चलती है, यूरोपियन जो केस वर्क होते हैं, उसके अंदर से एक केस लॉ में से एक बात ये निकली थी कि अगर आप यूके में हैं या आप कहीं पे भी हैं और आपने असाइलम किया और आपके असाइलम का 1 साल हो गया, अभी तक आपका फैसला नहीं किया गया, या आपकी कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस गई हुई हैं, या आपने फ्रेश क्लेम किया हुआ है, उसको भी पड़े हुए 1 साल हो गया, तो आपको ऑटोमेटिकली काम की इजाज़त मिल जाती है। होम ऑफिस ने क्या वहाँ पे थोड़ा सा गंद मारा था बीच में। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, काम की इजाज़त देनी है आपको, वो तो हम नहीं रोक सकते आपको, बिकॉज़ यूरोप की केस लॉ के अंदर आ गया है, हमें वो करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी कंडीशंस तो लगा सकते हैं उसके ऊपर। उन्होंने कंडीशन ये लगा दी कि आपको काम करना तो अलाउड होगा, लेकिन सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर, शॉर्टेज कैटेगरीज के अंदर। अब वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस की जो लिस्ट है, वो बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग होते हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में आते हैं। उनके लिए उन्होंने काम करना अलाउ कर दिया है, सबके लिए जनरली काम करना अलाउ नहीं करते। आपके लिए प्रॉब्ली बेस्ट फिर भी ये होगा, अगर आप वो भी लेना चाहते हैं उनसे, तो आप उनसे कंफर्मेशन मांग सकते हैं। आप होम ऑफिस को, अपने केस वर्कर को रब्ता करके आप कह सकते हैं, भाई मेरा 1 साल हो गया है, मुझे प्लीज़ रिटन कंफर्मेशन दे दो, मैंने एम्प्लॉयर को दिखाना जाके कि मेरे पास अब काम करने की इजाज़त है, चाहे वो सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के लिए है। ये आप चीज़ कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है, क्या इसके साथ ही रिलेटेड, कि जी वो कहते हैं कि केस दबा हुआ है तो दबा रहने दो उसको, अगर ये करोगे जाके तो केस खुल जाएगा। ऑब्वियसली अगर एक केस वर्कर आपके केस पे काम नहीं कर रहा और वो उसको भूला बैठा है, या उसने उस पर फैसला नहीं किया काफ़ी देर से, अगर आप वो उसको कुछ मांगते हैं, तो वो दोबारा केस को देखेंगे। पहला जो उसके दिमाग में सवाल उठेगा वो ये उठेगा कि भाई मैंने इस पे फैसला क्यों नहीं किया, मुझे फैसला करना चाहिए। सो वो ऑब्वियसली फैसला करना चाहेगा। अगर आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपको एक नाम में जवाब आएगा। अगर आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए फ़ायदा है कि आप इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको उसके अंदर केस का फैसला हो जाना चाहिए। अब मैं पर्सनली जिस वो टाइप का बंदा हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हम इंतज़ार करते रहें, करते रहें, करते रहें। क्योंकि मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो एक-एक दिन गुज़र रहा है, वो गुज़र गया, अब वो वापस नहीं आएगा। सो कौन ज़िम्मेदार है आपका इतना टाइम बर्बाद करने के लिए, जब आप सिर्फ़ एक टेंशन में बैठे हुए हैं कि कल को क्या होगा? मैं पर्सनली समझता हूँ बेहतर ये है, आप फैसला करवाएँ। देखें, आर या पार। अगर आर या पार वाली बात होती, आपको स्टेटस मिल जाता है, तब भी आपको पता है आपने क्या करना है। अगर स्टेटस नहीं मिलता, तब भी आपको कुछ सोचना है कि आपने क्या करना है। सो पर्सनली सर, मेरी बात पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों से मेरा नज़रिया ज़रा थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि फैसला करवा लें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के साथ आगे चल तो सकें। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात, आपको अगर नर्स सपोर्ट मिल रही है और आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है, लेट्स से आप किसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं, आपकी कोई स्पेशल स्किल है और आप वो काम कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप डेस्टिट्यूट नहीं रहते। नैश की सपोर्ट तब मिलती है जब आप एक डेस्टिट्यूशन शो करते हैं। आपने शो करना है कि आपके पास रहने के लिए भी पैसे नहीं हैं, गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब अगर काम करना आपको अलाउड होता है और आप काम करना शुरू कर देते हैं और आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो आपकी नैश की सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी
कि एक स्टूडेंट है, अगर उसको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है या उसको डिस्क्रेशनरी लीव मिल जाती है, तो क्या उसको कंसिडर किया जाता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज ए लोकल स्टूडेंट? आई एम नो एक्सपर्ट इन दिस सर, क्योंकि मैं इसमें बेनिफिट्स में और इन तरह की चीज़ों में डील नहीं करता, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जहाँ तक मेरा नॉलेज आता है, जब तक आपके पास सेटल स्टेटस ना हो और आप लोग कम से कम 3 साल यूके में ना गुजर चुके हों रहते हुए, आपको वो लोकल स्टूडेंट काउंट नहीं करते। ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, उसके ऊपर कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस में हैं, रेफ्यूजी स्टेटस डज नॉट मीन कि आपका सेटल स्टेटस है। रेफ्यूजी स्टेटस का मतलब है आपको 5 साल की लीव दी गई है। अगर आप डिस्क्रेशनरी लीव के ऊपर हैं, डिस्क्रेशनरी लीव डज नॉट मीन कि आपका सेटल स्टेटस है, क्योंकि डिस्क्रेशनरी लीव भी आपको 3 साल की दी जाती है या 2.5 साल की दी जाती है, जो भी हो वो उसके मुताबिक सूटेबली दी जाती है। सो आपके केस में ये है, मैं जो आपने सवाल पूछा उसमें मैं ये कहूँगा कि रेफ्यूजी स्टेटस पे या डिस्क्रेशनरी लीव पे आई डोंट थिंक कि आपको एज ए लोकल स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा, आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट सर, होपफुली दैट हेल्प्स। अगला सवाल लेते जी। हेलो। हेलो। जी हेलो। नमस्ते सर। हेलो जी। सर, मैं यहाँ पे स्टूडेंट बेस पे आई थी। हाँ। मैंने अपना कॉलेज बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी छोड़ दिया। अ, अभी मेरे पास 2 ईयर का वीजा है। मेरी बेटी है मेरे पास, वो 1 साल की हो गई है। मैंने आपसे पूछना था कि मेरे लिए आगे बेस्ट क्या है, कि मैं स्टूडेंट बेस पे आगे वीजा लूं या फिर वेट करूं अपनी बेटी के बेस पे यहाँ पे फाइल लगाऊं। ओके। चले, आप सुने गौर से। जो आपने कहा बेटी की बेस पे, मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप बेटी की बेस का मतलब ये है कि बेटी आपकी यहाँ पैदा हुई, अगर वो यहाँ पे 7 साल गुजार लेती है तो आप उसकी बेस पे अप्लाई करेंगे। अगेन जी, मेरी मेंटालिटी बिल्कुल नहीं है कि आप 7 साल इंतज़ार करें स्टेटस लेने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास अभी, आपने प्रेगनेंसी की वजह से अपना कॉलेज को छोड़ा था। अब पहली बात तो आपने ये देखनी कि आपका जो वीज़ा 2 साल का बाकी है, वो वाकई बाकी है भी कि नहीं। क्या कॉलेज ने इन्फॉर्म नहीं किया होगा होम ऑफिस को? क्या उसने उनको नहीं बताया होगा कि ये स्टूडेंट यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रही? बिकॉज जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है कॉलेजेस के बारे में, अगर आप कॉलेज में होते हैं और आपकी स्टडीज़ किसी वजह से डिसरप्ट हो जाती हैं, आप जाना बंद कर देते हैं कॉलेज में, तो अपना लाइसेंस बचाने के लिए जो कॉलेज होता है, कॉलेज को होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये स्टूडेंट अब नहीं आ रही। हाँ, कहीं पे वो अगर आपको ब्रेक दे देते हैं तो वो भी उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, या अगर आप बिल्कुल जाना बंद कर देती हैं और वो आपको रिमाइंडर्स भेजते हैं और आपको जवाब नहीं देते, तो वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि जी इस स्टूडेंट को हमारे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट से विड्रॉ कर लिया जाए, या ताकि उनके लाइसेंस के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। सो आपको पहली चीज़ तो ये कन्फर्म करनी है। अगर आपका कन्फर्म्ड एड्रेस होम ऑफिस के पास होता तो आपको एक प्रॉब्ली लेटर आ जाता जिसमें लिखा गया होता कि हमें पता चला कि आपने कॉलेज जाना बंद कर दिया है, आपको अब 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है, उस 60 डेज़ के अंदर किसी और कॉलेज में जाके अपना इंतज़ाम करवा लीजिए। अगर ऐसी बात है कि आपको आपने बताया प्रेगनेंसी की वजह से आपने जाना बंद कर दिया था कॉलेज में और बेटी आपकी अब 1 साल की है, तो इसका मतलब ये होगा कि काफ़ी देर हो गई है आपको कॉलेज गए हुए। द अदर थिंग यू कैन डू इज़ आप होम ऑफिस को लिख सकती हैं, आप उनको बता सकती हैं क्या सिचुएशन हुई, क्या सर्कमस्टांसेस हुए, बताइए कि आपका वीज़ा अभी भी चल रहा है और आप नया कॉलेज ज्वाइन करके आप उसके ऊपर चलना चाहती हैं। उसमें जब आप उनको इन्फॉर्म करती हैं तो फिर वो आपको 60 डेज़ वाला लेटर फिर भी भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी याद रखिए, ये भी हो सकता है कि होम ऑफिस को आप जब इन्फॉर्म करें वो कहें, ओए 1 साल से ज़्यादा हो गया आप कॉलेज नहीं गई हैं और तो आपका अभी तक वीज़ा चल रहा है, ये वीज़ा तो आपका पहले ख़त्म हो चुका होना चाहिए था, इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं, इनवैलिड करते हैं। अगर ये चीज़ होती तो आपको अपील का राइट मिल सकता है, आप उसमें जाके इसको फाइट कर सकते हैं। ये मेन चीज़ें जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि आपके राइट्स क्या हैं और आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं। राइट्स के मुताबिक ये बात है कि अगर आप वैलिड वीज़ा आपका होता है तो आप किसी और स्टेटस में स्विच कर सकती हैं, लेकिन आपके केस में पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपका वैलिड वीज़ा है भी कि नहीं। सिर्फ इसलिए कि होम ऑफिस ने आपको आके कुछ खुद कहा नहीं या आपका वीज़ा पकड़ के पासपोर्ट में से रिवोक नहीं किया, डज नॉट मीन कि आपका वीज़ा अभी भी चल रहा है। अगर आपका 2 साल आगे तक की लीव लगी हुई थी, लेट्स से 2015 तक की आपकी लीव लगी हुई थी, लेकिन कॉलेज जाना आपने बंद कर दिया, तो आपका वो वीज़ा ऑटोमेटिकली कॉलेज की तरफ से रिवोक हो चुका होना चाहिए। होम ऑफिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया होगा और वहाँ से वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया होगा। बेस्ट चीज़ अपने कॉलेज से रब्ता कर लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। अगर कॉलेज नहीं रहा या ख़त्म हो गया या कुछ भी, तो होम ऑफिस से रब्ता कर लीजिए। अपनी होम ऑफिस से आप अपनी फ़ाइल भी मंगवा सकती हैं, जो सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट होती है वो भी आप मंगवा सकते हैं। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा अभी तक चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि उन्होंने उसको रिवोक किया कि नहीं किया। इन एनी इवेंट आई वुड सजेस्ट कि आपको अभी कुछ करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इलीगल होके या ओवरस्टे होके 7 साल रुके रहें यहाँ पे और फिर बच्ची के बेस पे कुछ डालें। उतनी देर में क्या लॉ होता है,
क्या आपकी हालात चेंज होते हैं किसको पता, लेकिन वो फाइनली आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपको बताना कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। बादशाह। हाँ जी अली भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने अप्लाई किया था अगस्त में एंटरप्रेन्योर टीयर 1 पे। ठीक। तो मेरे उन्होंने जो जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी पैसे एनफ जो फीस थी वो थी अकाउंट के अंदर। उन्होंने वो अकाउंट से जब पैसे निकाले तो वो पैसे नहीं थ्रू हुए, या उन्होंने कोई गलत नंबर फीड किया या क्या किया, तो उन्होंने मेरी सारी एप्लीकेशन वापस भेज दी। ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, जब उन्होंने एप्लीकेशन वापस भेजी तो उसके बाद मैंने फिर उनका नई एप्लीकेशन डालो ये फीस के साथ जिससे थ्रू हो, तो मैंने बैंक का ड्राफ्ट बना के जब वो दोबारा भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक। उसके बाद उन्होंने वो जो तकरीबन ये अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर में, तो उस वक्त से लेके अभी उन्होंने मुझे ये लास्ट वीक जो ना मुझे मेरी एप्लीकेशन टोटल की टोटल एप्लीकेशन वापस भेज दी कि आपने ये जो चीजें मिस हैं। दूसरा एक वो बैंक के लेटर जो 31 जनवरी के बाद उन्होंने जो नए रूल के मुताबिक कि वो आपकी एक्सेस होनी चाहिए, उसमें तो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तो उन्होंने सारी एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट करके वापस भेज दी। तो मुझे वैसे भी नेक्स्ट ईयर जो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर मुझे मेरे 10 साल होने वाले थे। अच्छा। तो अब ये कि मैं मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उन्होंने टोटल एप्लीकेशन मेरे पेपर भी सारे वापस भेज दिए। तो मैं अब जुडिशियल रिव्यू पर जो ना वो जाना चाह रहा था ताकि जो उन्होंने मुझ पे ऑब्जेक्शन वगैरह लगाए हैं वो तो ऑलरेडी उनका फलान नंबर NIC नंबर नहीं है, फलान नहीं है, वो चीजें ऑलरेडी जो पेपर हमने भेजे थे उन्हीं के अंदर ही वो चीजें ऑलरेडी उनके अंदर थी। वकील सरकार ने सही तरीके से केस ना डील किया, ना उसने चेक किया, ना देखा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आया मैं अगर जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजता हूँ तो मेरी वो 10 साल वाली जो कंटिन्यूटी है उस पर प्रॉब्लम फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपील का राइट नहीं दिया। वो जो पहले वाला जो फीस उन्होंने नहीं निकाली थी उस वजह से उन्होंने वो मुझे अपील का राइट भी नहीं दिया, और मैं इसलिए मैं जुडिशियल रिव्यू पर जा रहा हूँ ना। तो आया मुझे मशवरा कि मैं आया मेरी ये अगर मैं जुडिशियल रिव्यू पर जाता हूँ तो केस तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बाकी वो बैंक का लेटर भी मैंने ले लिया है जो उन्होंने नए रूल के मुताबिक मांगा। तो जो बाकी चीजें वो भी सारी मैंने उनको पूरी कर ली है जी। तो अब मुझे क्या मशवरा देंगे कि क्या करना चाहिए? मेरी 10 साल की कंटिन्यूटी उसमें होगी, और दूसरा ये कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ आया मैं उसी काम पे कंटिन्यू रखूँ या क्या करूँ? मैं बताता हूँ। देखिए, जो आपकी बात है जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू याद रखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूं सब लोगों को, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। आज अभी निकलने से पहले थोड़ी देर पहले एक क्लाइंट आया था, उसका जब मैंने पेपर्स देखे उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई 2010 में। उसके बाद उन्होंने एक रिकन्सिडरेशन डाली, वो 2011 में रिफ्यूज़ हुई। उसके बाद उन्होंने फिर एक उसकी वो रिप्रेजेंटेशन डाली, वो उनकी 2012 के जुलाई में जाके रिफ्यूज़ हुआ। उस जुलाई में जाके उन्होंने फिर उस डिसीजन के खिलाफ जो आखिरी डिसीजन आया था उन्होंने जुडिशियल रिव्यू कर दिया जाके, और जो जज का डिसीजन रिफ्यूजल का आया है जो हाई कोर्ट के जज का, उसमें लिखा हुआ है कि जज ने हैरान होकर ये पूछा हुआ है कि भाई इतना पुराना डिसीजन 3 मंथ्स का टाइम होता है आपके पास और अब जुडिशियल रिव्यू कर रहे हो, क्या उसकी सेंस बनती? कोई सेंस नहीं बनती। आपके केस में मैं जुडिशियल रिव्यू की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू में सिर्फ तब जाता है बंदा जब आप कानून आपके साथ हो, आपके साइड पे हो। अब आप जो मुझे सिचुएशन बता रहे हैं वो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही। वो किस लिए? आपने जब पहली एप्लीकेशन डाली वो ठीक है, कोई पैसों की वजह से जो कुछ भी हुआ, होम ऑफिस की गलती थी, आपकी थी, व्हाटएवर इट वाज, वो रिटर्न हो गई, इज इनवैलिड। उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन आपने डाली वो एप्लीकेशन भी आपकी अब रिटर्न कर दी गई है एज इनवैलिड, और उसमें कहा गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। अब वो डॉक्यूमेंट्स आप अब अगर लगा लेते हैं साथ और फिर जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं, मेरी नज़र में वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो आप करवा रहे हैं वो उस रिफ्यूजल का करवा रहे हैं जो आपकी एप्लीकेशन पे हुआ। एप्लीकेशन के टाइम पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सर्व किए थे, जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे, उसके अंदर तो वो बैंक के लेटर्स वगैरह नहीं थे जो आप अब बनवा रहे हैं। सो जब जज उसको देखेगा, जज ने क्या देखना है कि जो एक केस वर्कर है या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो डिसीजन है वो गलत है। वो गलत सिर्फ तब हो सकता है जब वो उसको देखेगा कि उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सही फैसला हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर आप नए डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनको वो कंसिडर नहीं करेंगे। सो आई वुड बी वेरी केयरफुल कि आप जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें जुडिशियल रिव्यू का आपको फायदा भी होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आपने 10 साल वाली बात पूछी, अगर आपकी एप्लीकेशन
खत्म होने से पहले, आपका लीव टू रिमेन खत्म होने से पहले आपकी एक वैलिड एप्लीकेशन हो जाती है, तो जितनी दूर तक वो एप्लीकेशन चलती है आपकी वैलिड लीव कंटिन्यू रहती है सेक्शन 3C के साथ। आपके केस में आपका स्टेटस वहां पे 0 हो गया जब आपकी पहली एप्लीकेशन रिटर्न की गई एज इनवैलिड। अब क्योंकि वो एज इनवैलिड रिटर्न की गई इसलिए आपको अपील का राइट नहीं दिया गया। अब जिस वक्त आपने दूसरी एप्लीकेशन अपनी की उस वक्त आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं थी, सो आप 0 से शुरू हो रहे हैं तो वो 0 ही कंटिन्यूड रहेगा जितनी देर भी आपकी एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जब आपकी दूसरी एप्लीकेशन डाली गई तो वो बगैर किसी लीव टू रिमेन के डाली गई, इसलिए वो सारा टाइम जो आपका गुजर रहा है वो आपका लीगल काउंट नहीं हो सकता। जिस डेट को आपकी पहली एप्लीकेशन रिटर्न की गई एज इनवैलिड, उस डेट को आपका लीगल स्टेटस रुक जाता है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आती है जहाँ पे कुछ बात बन सकती है कि ऑब्वियसली हम एक छोटी से टाइम में और एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं तो कई टेक्निकलिटीज़ नहीं भी निकलती। अगर कोई ऐसी बात होती है कि आपका जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है और जज ने केस आपकी फेवर में कर दिया और वहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाता है, तो जो आपका सारा पिछला टाइम गुजरा होता है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लीगली काउंट हो जाना चाहिए। सो अगर आपका जुडिशियल रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका पुराना टाइम जो है वो काउंट हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। इससे ज़्यादा सॉरी मैं आपको अभी बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास और इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपके सारे लेटर्स को देख के और आपके रिफ्यूजल्स को देख के आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है, बट दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। आप प्लीज, वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप काफी अच्छे और तफसील से जवाब देते हैं। बताइए। फर्स्ट मेरा ये कि मुझे 7 साल हो जाएंगे जून में इस कंट्री में आए हुए। मैं आई थी, आते ही मैंने असाइलम कर दिया था। उसके बाद मैं स्कॉटलैंड में ही रहती थी, तो वहां पर मेरे बेटे ने एक गोरी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ तो उस चक्कर में उसने उसको बंद करवा दिया, तो मेरे बेटे को उन्होंने तकरीबन 3.5 साल की जेल हो गई। अभी मेरा बेटा जेल में है। तो उसके उन्होंने, अभी हमारा इंडेफिनिट तैयार था जाने का, लेकिन वो क्योंकि जेल में, वो बायोमेट्रिक भेजते रहे, लेकिन मैंने फिर उन्हें इन्फॉर्म किया कि समीर को ये जेल हुई है और ये सारा है। तो उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने उसका क्या कहते हैं, डिपोर्ट का लेटर निकाल दिया होम ऑफिस वालों ने। फिर क्योंकि वो स्कॉटलैंड की पुलिस वहाँ पे है, जेल में है, तो इसलिए मैंने वहीं पे लॉयर हायर किया और उनको 1 जनवरी को हमने पूरा केस तैयार करके तो होम ऑफिस में भेजा है। बाकी लॉयर ने बोला है कि 80% रिफ्यूजल आएगा, तो आपको फिर हम हाई कोर्ट लेके जाएंगे। इसका मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। सेकंड ये कि मैं और मेरी छोटी बेटी, हमारा इंडेफिनिट है और 4 महीने के बाद हमारा ड्यू है नेशनलिटी। तो मुझे नेशनलिटी का ये समझ नहीं आता कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के डायरेक्ट होम ऑफिस जाकर करूं, या कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पहले आपको पता नहीं क्या हल्फ उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ, फिर आपको पासपोर्ट मिलता है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये जो है वो मेरी दोस्त के लिए है कि उसका अभी सेम असाइलम था। सॉरी मैं आपका टाइम काफी ले रही हूँ, कि उसका भी असाइलम था और असाइलम के बाद काफी असाइलम खराब होता रहा। फिर उसने ELO की एप्लीकेशन डाली तो उसमें उन्होंने उसको बायोमेट्रिक भेजा और उसका बायोमेट्रिक भी हो गया। अभी EO की एप्लीकेशन से बायोमेट्रिक तक 10 महीने हो गए। तो मुझे ये बता दीजिए प्लीज, कि वो भी मेरे साथ बैठी सुन रही है, कि बायोमेट्रिक होने के बाद क्या लाजमी है कि इंडेफिनिटी आता है असाइलम की बेस पे अगर बायोमेट्रिक होता है तो? अच्छा, बस ये मेरे 3 क्वेश्चन। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू जी। बस एक बात बता दीजिएगा कि आपको इंडेफिनिट तो मिल चुकी है ना अब? जी 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 जी, मुझे और मेरी छोटी बेटी को। बस ठीक है जी। पहला सवाल आपका जो आपने बेटे के मुतालिक पूछा कि बेटे को आपकी डिपोटेशन ऑर्डर भी सर्व हो चुका हुआ है और वो आपने जनवरी में भेज दिया है, वहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, 3.5 साल की सज़ा हुई है। 3.5 साल की सज़ा होना काफ़ी सीरियस मामला है। आपको अगर 12 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली आपके खिलाफ डिपोटेशन ऑर्डर सर्व कर दिया जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ वो तब आप रिवोक करवा सकते हैं अगर आप उनको कोई ऐसे रीजंस दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 33 उसके अंदर होता है, उसके ऊपर आपको रिप्रेजेंटेशंस करनी होती हैं कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर किस तरह से उसको बंदे को यहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त कानून कहता है वो ये कि अगर कोई डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करना है आपकी फेवर में और आपकी कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो वो डिस्क्रेशन एक्सरसाइज नहीं करते। सो अनफॉर्चुनेटली आपकी बेटी की जो सिचुएशन है वो तो काफ़ी ख़राब है। उसके अंदर मुझे लगता है कि आपके वकील ने आपको सही मशवरा दिया है कि मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि उसको वो डिपोर्ट कर देंगे, बिकॉज कोई अनलेस आप कोई बहुत
एक्सट्रीम किस्म की कोई चीज़ निकाल लें कि जी ये ह्यूमन राइट्स की बहुत एक्सेप्शनल किस्म की ब्रीच होगी, अगर उसको यहाँ से निकाला जाता है तब उसको वो नहीं करेंगे। अदरवाइज 3.5 साल की सज़ा के ऊपर और जहाँ पे कोई वायलेंस भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे वो डेफिनेटली आपको डिपोटेशन ऑर्डर सर्व करेंगे और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आपका बेटे का कोई यहाँ पे खास चांस बनेगा अनफॉर्चुनेटली। सॉरी थोड़ा मुंह फट बंदा हूँ, ज़्यादा आपको सही बात बता देता हूँ जो मैं समझता हूँ। दूसरा पॉइंट आपका, आपने अपनी नेशनैलिटी का पूछा कि आपके और आपकी बेटी के नेशनैलिटी ड्यू है, आप लोगों ने अप्लाई करना है उसके लिए। आपको मेरे ख्याल है प्रोसेस का बिल्कुल नहीं पता, मैं आपको बहुत शॉर्ट से तरीके से प्रोसेस समझा दूं। नेशनैलिटी के लिए आपको नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन करनी पड़ती है। फॉर्म AN होता है, बेटी अगर आपकी 18 साल से कम है तो उसका MN फॉर्म होगा, उसको आप रजिस्टर कराते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल। आपने जो अपने नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन भेजनी होती है वो पेपर एप्लीकेशन होती है, उसको आपने फिल करके अपने पिछले जो इंडेफिनिट लीव आपको जब से मिली हुई, इंडेफिनिटली मिले हुए कम से कम 1 साल गुजर चुका होना चाहिए, वो साथ लगा के और 5 साल का आपने प्रूफ लगाना है कि 5 साल से आप UK में लीगली रह रहे हैं। अगर ये आपने लगा दिया तो उसकी बेस पे, और लाइफ इन द UK टेस्ट तो ऑब्वियसली होना चाहिए, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो हल्फ उठाने वाली बात होती है वो तब होती है जब आपकी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, यू आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। उसके बाद फिर आपकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है जहां पे आपका नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस सेरेमनी पे जाके आपने हल्फ उठाना होता है कि आप अब ब्रिटिश नेशनल बनने जा रहे हैं और उसके लिए आपको हल्फ उठाना है कि आप यहाँ के कानून की इज्जत करेंगे, यहाँ के सिस्टम की इज्जत करेंगे, इस मुल्क की इज्जत करेंगे क्योंकि आप इस मुल्क की एक शहरी बनने जा रहे हैं। सो वो आपको हल्फ उठाना वहाँ पर होता है। उसके बाद फिर जब आपका नेशनलाइजेशन हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म डाउनलोड करके या पोस्ट ऑफिस से जाके आप फॉर्म लेते हैं जो आपके पासपोर्ट के लिए फॉर्म होता है, फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती हैं। याद रखिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको नेशनैलिटी मिल रही है, पासपोर्ट आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। आपको नेचुरलाइजेशन सेरेमनी के वक्त जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट इज प्रूफ कि आपकी नेशनलाइजेशन हो गई या आप ब्रिटिश नेशनल बन गई हैं। उसके बाद फिर आप जाके अपने पासपोर्ट के फॉर्म फिल करके डालते हैं और उसके ऊपर आपका पासपोर्ट अप्रूव होता है और फिर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है जी। आखिरी चीज जो आपने पूछी, ये तो आपका और आपकी बेटी का मसला सॉल्व हो गया। अब जो आपने वो दूसरी बात पूछी कि जी उनके असाइलम रिफ्यूज़ होता गया, सारा कुछ ख़त्म होता गया, अब उन्होंने FLR एप्लीकेशन डाली और उसके बाद अब उनको बायोमेट्रिक्स हो गए हैं 10 महीने के बाद। आपका मेरा ख्याल है जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये कि अगर किसी के बायोमेट्रिक्स हो गए तो इसका मतलब उनको स्टेटस मिल रहा है। बायोमेट्रिक्स होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको स्टेटस मिल रहा है। बायोमेट्रिक्स का मतलब क्या है? बायोमेट्रिक्स के अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स किए जाते हैं और आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं। वो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। बायोमेट्रिक्स के जो कार्ड बनता है, अगर आपको कल को स्टेटस मिल गया तो वही बायोमेट्रिक्स की बेस पे आपका कार्ड बनता है। अगर कल को आपको स्टेटस नहीं मिलता तो आपको रिफ्यूजल लेटर आ जाता है। बायोमेट्रिक्स का कुछ भी नहीं होता, वो उनके रिकॉर्ड में रहते हैं। ये चीज़ जो आपने मुझसे सवाल पूछा जिससे मैं काफ़ी सुन के हैरान हुआ, आपने कहा कि जी बायोमेट्रिक्स होने के बाद क्या सिर्फ इंडेफिनिट लीव ही मिलती है? ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। बायोमेट्रिक्स का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी एप्लीकेशन कंसिडर हो रही है, उस एप्लीकेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है कि आपके बायोमेट्रिक्स होने चाहिए, वो एक हिस्सा हो गया। जिससे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया वो एक स्टेज थी, उसके बाद उसके साथ फीस लगती है वो दूसरी स्टेज थी, उसके साथ आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है वो तीसरी स्टेज है, फिर उसके आगे से आपकी जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो आपकी एक अगली स्टेज होती है। ये सारा कुछ मिला के इस तरह प्रोसेस चलता है। सो बायोमेट्रिक्स के बाद आपको अभी इंतजार करना है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। आई एम सॉरी मैं आपको बहुत अच्छी खबरें नहीं दे सका आपके केस के लिए, लेकिन जो बात सही है मैं आपको वही बता सकता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का अब टाइम खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। मेरी ईमेल आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। अगर आप मुझसे कुछ रब्ता करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, व्हाटएवर इट इज, आप हमारी ईमेल पे भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका कोई ना कोई जवाब अच्छा आ जाए। अगले हफ्ते जिस तरह मैंने कहा इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज एंड गुड इवनिंग।